नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और हम शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रंट पेज से कि कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं द हिंदू। तो देखिए, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो यही है कि जो सेकंड फेज के लोकसभा चुनाव हैं उनके लिए आज वोटिंग होनी है। और जो पहले फेज की वोटिंग थी वो तो हो गई थी 19 अप्रैल को, उसमें थी 102 सीट। और आज जो होने हैं सेकंड फेज के अंदर, उसके अंदर है 88 सीट। और आज उसके चुनाव अभी चल रहे हैं, उसके लिए वोटिंग अभी चल रही है। तो सेकंड फेज की जो इलेक्शन है वो आज कंडक्ट हो रहे हैं, उसके लिए वोटिंग आज हो रही है। इसके बाद में देखिए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, दोनों को ही नोटिस जारी किया है। और इनसे जवाब मांगा है कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे बीजेपी के तो हुए नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के हो गए राहुल गांधी, कि इन आपके जो पॉलिटिकल लीडर हैं ना, इनके द्वारा जो भाषण दिया गया है ना, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वोलेट कर रहा है। तो उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पोलिंग स्पीच दी गई थी जिसमें कोई धर्म विशेष का जिक्र था, या ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था, तो इन दोनों ही पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करके एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आप लोग अपने जो भी नेता थे उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आप दें। इसके बाद में देखिए, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये हमने डिस्कस कर ली। और इसके बाद में क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर पूरा जो विश्व है उसमें अभी आपको पता है कि बहुत धीरे विकास चल रहा है, विकास दर ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। देखो, पूरे विश्व में इस समय कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। कैसे हैं? देखिए, आप देखोगे कि चाइना लगातार अपना विस्तार कर रहा है, चाइना का बहुत सारे देशों के साथ विवाद है, इंक्लूडिंग इंडिया। इसके अलावा जो ईरान है और इज़राइल है, उसमें डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला है, हालांकि अभी वहाँ शांति है। इसके अलावा इज़राइल और गाज़ा में युद्ध चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत लंबे समय से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो पूरे विश्व के अंदर इस समय क्या है, एक अनस्टेबिलिटी चल रही है। और उसकी वजह से विश्व के अंदर जो विकास की दर है ना, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर विश्व में रिकवरी होती है, यानी विकास दर अगर तेज़ी से बढ़ती है, तो उसका फ़ायदा भी भारत की अर्थव्यवस्था को मिलता है, निश्चित तौर पे मिलेगा। देखो, अगर इकोनॉमी अच्छी होगी ना देशों की, तो वो भारत से ज़्यादा सामान मंगवाएंगे और भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इस तरह से ये फ़ायदा हमें मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस पे हम देखें तो वही लिखा हुआ है कि आज फेज़ 2 की वोटिंग है, इसमें 88 सीटें हैं और इनके लिए वोटिंग आज होगी, जो अभी करंट में अभी चल रही है। ठीक है। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत दुखदाई खबर है कि तेलंगाना के अंदर 10th क्लास का रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट आने के थोड़ी देर बाद में ही जो 7 लोग, जो बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया और उसमें 6 गर्ल्स शामिल थी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी कमजोरी भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी। और बहुत सारे जगह, जैसे पेरेंट्स हो गए, या हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, या हमारी सोसाइटी हो गई, उनकी बहुत बड़ी कमी है कि वो बच्चों को केवल और केवल जो मार्क्स उनके एग्ज़ाम में आते हैं ना, उसके बेस पर उन्हें जज करते हैं कि भाई आपके अगर 80% मार्क्स तो आप अच्छे हो, अगर आपके 40% है तो आप अच्छे नहीं हो। तो ये जो जजमेंट है ना, इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चों के ऊपर एक अनएक्सपेक्टेड बर्डन आ जाता है, उनके ऊपर एक ऐसा दबाव आ जाता है जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और उसकी वजह से कई बार दबाव में वे आकर सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। तो जहाँ तेलंगाना के अंदर जो रिजल्ट आया 10th क्लास का, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही 7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और उसमें से 6 लड़कियां थी। तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ये, इस तरह से। और ये जो स्टिग्मा जो अटैच कर दिया गया है बच्चों के साथ में कि भाई आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हो, और मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप पूरे के पूरे ख़राब हो, तो वो एक बहुत गलत टेंडेंसी सेट हो गई है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम या पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी है ना, उनमें सब में इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इसके बाद में ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद में देखिए, ये भी लिखा हुआ ही है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है और इसमें लिखा हुआ भी कि राजस्थान के अंदर आज सेकंड फेज की पोलिंग है। और राजस्थान में जो पूरी जो 25 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ पर पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आज राजस्थान के अंदर कंप्लीट पोलिंग हो जाएगी। तमिलनाडु एक ऐसा ही राज्य था जिसमें फर्स्ट फेज के अंदर पूरी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तो पूरी सीटों की वोटिंग अब हो चुकी है।
ये खबर हमने डिस्कस कर ही ली थी कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लेटर जारी करके ये पूछा है कि आपके जो लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जो लीडर हैं ना आपके, इन्होंने जो स्पीच दी है उसको आप एक्सप्लेन करें, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दें, अदरवाइज उनके अगेंस्ट में हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। और वैसे भी जब आचार संहिता लगी रहती है ना, तो आचार संहिता के अंदर देखो न तो कोई नई योजना आती है, न कोई नए डिसीजन लिए जाते हैं, न कोई नए उद्घाटन किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खबरें हमारे पास डिस्कस करने के लिए रहती भी नहीं है। इसके बाद में देखिए जो गल्फ ऑफ अदन है, यानी अदन की खाड़ी है, वहाँ पर जो हौती विद्रोही हैं उन्होंने एक शिप के ऊपर हमला कर दिया है वापस से। तो हमने अच्छी तरह से इसको कवर भी कर लिया था इस टॉपिक को कि देखो आप जब मैप पर देखोगे तो यहाँ पर ये गल्फ ऑफ अदन है, ये अदन की खाड़ी यहाँ पर है, और ये जो यमन है ये यहाँ पर है, ये यमन है, और यमन के अंदर हौती विद्रोहीज हैं। अब देखिए हमने जिस दिन हम ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट डिस्कशन कर रहे थे उस दिन हमने ये मैप भी देखा था, और हमने ये देखा था कि ईरान है ना अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो एक्सट्रीमिज्म ग्रुप है ना उनको सपोर्ट करता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जिसे ईरान सपोर्ट करता है, इराक के अंदर भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जिन्हें सपोर्ट करता है, गाजा के अंदर जैसे हमास एक संगठन है जिसे ईरान सपोर्ट करता है, ऐसे ही यमन के अंदर एक संगठन है होतीस, उनको भी ईरान का सपोर्ट मिलता है। तो ये होतीस क्या करते हैं कि इधर से कोई शिप जाती है ना लाल सागर में से, देखो ये लाल सागर है यहाँ पर, इस लाल सागर में से इधर एशिया की तरफ कोई शिप जाती रहती है तो उसे यहाँ पर वो किडनैप कर लेते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। और ये जो लाल सागर वाला रूट है ना, सुएज कैनाल होके यहाँ से सुएज कैनाल है और ये लाल सागर है, ये रूट यूरोप और एशिया को जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है। तो इससे वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, विश्व का बहुत ज़्यादा ट्रेड इसी रूट से होता है। और अगर इस रूट के अंदर अगर जहाज़ों को प्रोटेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा कि इधर से जहाज आना बंद हो जाएंगे और दूसरे रूट से आएंगे, उस वजह से जो सामान और जो तेल भारत में आता है या सामान आते हैं उनकी लागतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर भारत अगर एक्सपोर्ट करता है यूरोप को कोई भी वस्तुएं या चीज़ें, तो उसके लिए भी भारत को दूसरा रूट अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पे तो इनका डर है कि हौतीस हमला कर देंगे। तो इस वजह से भारत के जो एक्सपोर्ट है वो भी महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट में भी कमी आ जाएगी। तो अभी की रिसेंट न्यूज़ यही है कि यमन एक कंट्री है यहाँ पर गल्फ में, और यहाँ पर अदन की खाड़ी है, यहाँ पर एक जो जहाज जा रहा था कार्गो वेसल, उस पर हमला करके यमन में जो हौती विद्रोही हैं उन्होंने उसे हाईजैक कर लिया। और इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि यमन के हौती विद्रोही है ना वो कोई इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ईरान की ओर से उनको सपोर्ट या उनको बैकअप दिया जाता है। ठीक है। तो ये थी खबर, और हमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए एक चीज़, एक कंसेप्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी देश होता है ना, वहाँ जब भी रिसेशन आती है, जब भी मंदी आती है, या जब भी उस देश की आर्थिक स्थिति खराब होना शुरू होती है ना, तो सबसे पहले जो नेगेटिव असर पड़ता है वो पड़ता है वहाँ के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर सबसे बुरा असर पड़ता है। अब देखिए भारत में क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय से आपने देखा कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो था, पेटीएम पेमेंट बैंक था, उसके ऊपर उसके जो एक्शंस थे उस पर बहुत सारे एक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्ट किया आरबीआई ने, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, बहुत सारी जो उनकी एक्टिविटी थी उनके ऊपर रोक लगा दी पेटीएम बैंक के ऊपर। अभी रिसेंटली फिर से आरबीआई ने कहा है कि जो कोटक बैंक है ना, कोटक बैंक, उसको ये आदेश दे दिया कि आप जो ऑनलाइन नए कस्टमर जोड़ रहे हो ना वो पूरी तरह से अब बंद हो जाएंगे। आप ऑनलाइन अपने नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते और न ही नए क्रेडिट कार्ड आप जारी कर सकते हैं। तो ये रोक लगाइए। तो देखिए अब, और एक दो बातें तो ये हो गई कि बैंकिंग सिस्टम हमारा दबाव में चल रहा है, फिर दूसरा क्या है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, यानी जो इंडियंस हमारी सेविंग करके रखते थे, उस सेविंग में भी लगातार गिरावट आती जा रही है। लोगों के पास, कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास अब बचते नहीं हैं, बल्कि वो ज़्यादातर लोन लेकर अपने काम या अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं कही जा सकती। तो ऐसे ही ऑर्डर दिया कि कोटक बैंक है ना वो अपने ऑनलाइन चैनल का इस्तेमाल करके नए कस्टमर के खाते नहीं खोलेगा और क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करेगा। तो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? देखिए आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कोटक बैंक को पहले ही कहा था कि आप लोगों का जो आईटी इंफ्रा है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका इंफ्रा है ना, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है, और उसका फ़ायदा उठाकर इलीगल एक्टिविटीज़
की जा सकती है। तो कोटक बैंक को आरबीआई ने पहले कहा था कि आप जो ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हो ना, जैसे ऑनलाइन खाता खोलना या क्रेडिट कार्ड इशू करना, इनमें है ना बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, बहुत संवेदनशील है, इनकी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है। तो आप इनकी सिक्योरिटी एनहेंस करो, और जो आपके कस्टमर्स जिनके आप ऑनलाइन खाते खोल रहे हो ना, उनको भी आप वेरिफिकेशन मेथड कोई नया लेके आओ जिससे उनको वेरीफाई किया जा सके। लेकिन कोटक बैंक ने, जो महिंद्रा कोटक बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है, उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो फिर आरबीआई ने ये कहा कि आप जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हो, जैसे खाता खोलना या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड इशू करना, उन सब के ऊपर रोक लगाई जाती है, क्योंकि आपका जो आईटी सिस्टम है, जो आपका ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसा कहा है ये आरबीआई ने, और ऐसा कहकर इनके ऊपर रोक लगा दी। हालांकि देखिए, जो भी कस्टमर्स हैं ना कोटक महिंद्रा बैंक के, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, वो रेगुलर अपना काम कर सकते हैं जैसे कर रहे थे। लेकिन अब जो नए कस्टमर्स हैं ना, वो नहीं बना पाएंगे या ऑनलाइन वो खाते नहीं खोल पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और क्योंकि आचार संहिता है तो बहुत ज़्यादा खबरें अखबारों के अंदर नहीं आती, ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ ही आती है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आप जाएं, वहाँ इक्वेटर एजुकेशन टाइप करें और वहाँ उस चैनल को आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।